आधार नंबर अब आपके जीवन का आधार बन चुका है। चाहे आपको बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस लेनी हो, आपको आधार नंबर चाहिए होगा। तो पिछले कुछ महीनों अगर आधार सैचुरेशन की बात करूं तो 140 करोड़ लोगों के पास आज की डेट में आधार भी बन चुका है। और कई लोगों को कई परेशानियां भी इसमें सामने आती हैं। बात करने के लिए हमारे साथ यूआईडीए के सीईओ भुवनेश कुमार है। सर, आपका सीएनबीसी आवाज पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, पीछे आपने कहा था कि आधार को लेकर के हम अपडेट कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महज कुछ चुनिंदा केसेस होंगे जहां पर बायोमेट्रिक्स आपको अपडेट कराना है तभी जाना होगा। तो अभी क्या स्टेटस है, हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं ये सब बन करके तैयार हो जाएगा आपका सिस्टम? धन्यवाद। सबसे पहले तो बातचीत करने के लिए इस विषय पर, और आपके माध्यम से जो दर्शक हैं उनके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। देश में लगभग 142 करोड़ आधार अब तक बन चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक के जितने लोग हैं उनके लगभग सैचुरेशन हो चुका है। बहुत थोड़ी संख्या में लोग बचे हैं जिनके आवेदन अभी भी हमारे पास आते हैं नए आधार बनाने के लिए। 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लगभग 24% आवेदन हमारे पास आते हैं, और लगभग 75% आवेदन अब जो आते हैं नए आधार बनाने के लिए वो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के आते हैं। लेकिन जिन लोगों के आधार बन चुके हैं उनको उसमें कई तरह के परिवर्तन करने होते हैं। अधिकांश लोगों को एड्रेस अपडेट करना होता है। जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको अपना एड्रेस अपडेट करना होता है, और फिर उनके बैंक वगैरह में भी जो है एड्रेस अपडेट करना होता है, तो बैंक भी आधार से एड्रेस अपडेट करते हैं। तो सबसे अधिक परसेंटेज इसी का होता है। ये सुविधा हमने ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल करा रखी है। हमारा जो आधार पोर्टल है माई आधार के नाम से, और हमारी जो ऐप है एम आधार, दोनों पर एड्रेस अपडेट अवेलेबल है। इस पे सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी आवश्यकता होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, जिसकी वजह से एक मैसेज आता है हमारे यहाँ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। तो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है वो भी ये सुविधा ऑनलाइन कर सकते हैं। उनको भी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। और ये सुविधा फ्री भी है। ये सुविधा जो है फ्री है। एड्रेस अपडेट फ्री नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपडेट फ्री है। हमने 1 साल के लिए अभी भी फ्री किया हुआ है इसको। तीसरी आवश्यकता पड़ती है मोबाइल नंबर अपडेट, और ये मोबाइल नंबर अपडेट जो है थोड़ा संवेदनशील मामला है। कारण इसका ये है कि आज के युग में मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं जुड़ी हैं, खासतौर पे बैंकिंग सेवाएं भी। अगर कोई व्यक्ति आपका मोबाइल नंबर चेंज कर ले और अपना मोबाइल आपके मोबाइल के स्थान पर आधार में ले आए, तो इसका अर्थ यह है कि आपका पूरा आधार कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। इसलिए ये आवश्यक होता है ये सुनिश्चित करना कि वही व्यक्ति जिसका आधार है वही अपना मोबाइल नंबर बदल रहा है, उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी नहीं बदल रहा। इसलिए इसको अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं रखा हुआ है, और फिजिकली सेंटर पे आने के बाद बायोमेट्रिक्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सेंटर पे चले गए तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। बायोमेट्रिक्स से वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसको हम अपने भाषा में, और ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। अब चूंकि फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है जो ऑनलाइन भी की जा सकती है मोबाइल पर, इसलिए हमने ये कहा था कि मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा हम अपनी आधार ऐप के माध्यम से कुछ समय बाद उपलब्ध करा देंगे। तो उसका काम प्रगति पर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टाइमलाइन हमने नवंबर एंड या दिसंबर की कही है इस साल के अंत तक हम मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, बाकी कई सारे केसेस हैं जिसमें किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ उसका गलत लिखा गया है वहां पर पहली बार में, या नाम पूरा नहीं है, नाम में इनिशियल्स पूरे नहीं है, उन केसेस में भी जाना पड़ेगा उसको? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो मैंने अभी तक जो है डॉक्यूमेंट अपडेट, एड्रेस अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट, 3 चीज़ों की बात की। इसके बाद 2 चीज़ें और हैं। एक है नाम बदलना है, और एक है लोगों को लगता है कि डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करना है। तो नाम बदलने में 2 भागों में बांट सकते हैं इसको। एक वो जिसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई है, आगे पीछे हो गया है कुछ, और दूसरे वो हैं जहां नाम में मेजर परिवर्तन हो रहा है, मतलब नाम ही बदल जा रहा है, पूरा नाम ही बदल जा रहा है, या सरनेम बदल जा रहा है, या सरनेम ऐड हो रहा है। उस केस में इस बात की संभावना रहती है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कई बार ये देखने में आया है कि लोगों ने आधार में नाम बदलकर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर दिए दूसरों के। तो इसको समाप्त करने के लिए ये प्रक्रिया रखी हुई है कि आपको अगर अपना नाम
इतनी मात्रा में बदलना है कि उसमें मेजर परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। और वो गजट नोटिफिकेशन तब हम उस स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद ही करते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है और जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति की एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो शुरुआत में तो आधार इसलिए बने थे, तो डेट ऑफ बर्थ में जनवरी सब 1980 ऐसा कुछ डाल दिया गया था 1 जनवरी। नहीं, सब में तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ऐसे आए थे। हाँ, मतलब कुछ लोगों के पास में जब उन्होंने आधार बनवाया तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो अभी भी सिस्टम में ऐसा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो अगर हम ये इंसिस्ट करेंगे कि नहीं डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए, तो फिर आधार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सुविधा रखी गई है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ जानकारी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है। तो पुराने ज़माने में जो 1 जनवरी डाल दी जाती थी, अब उसको बदल दिया गया है। अब केवल वर्ष डालते हैं बस, कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ईयर ऑफ बर्थ जो होता है वो डाल देते हैं। लेकिन बाद में अगर कभी किसी समय पे आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो जाए तो आप अपनी डिक्लेयर्ड जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसे ईयर ऑफ बर्थ कहते हैं, उसे आप वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में डॉक्यूमेंट से चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे ऑपरेटर भी गलती कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ भरनी है डॉक्यूमेंट देख के और उसमें मिस्टेक कर दिया उसने, तो जरूरत पड़ती है करेक्शन के लिए आने के लिए। तो सामान्यतः इन करेक्शंस के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए, या फिर डिक्लेयर्ड से वेरीफाइड में बदलने के लिए आने की जरूरत होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पहले हमको कोई और डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है। तो काफ़ी एनालिसिस के बाद ये पाया कि ये प्रक्रिया का काफ़ी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर अपनी आयु कम दिखानी है, किसी जगह सिलेक्शन करना है जहाँ कम आयु के आधार पर लाभ मिलना है, तो आयु कम कर लेते हैं पहले एक डॉक्यूमेंट से, फिर बाद में जो है अगर नौकरी लगने वाली है तो आयु बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो आधार में डेट ऑफ बर्थ की प्रमाणिकता है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी अब हम थोड़ा सख्त कर रहे हैं, और हमने ये कोशिश की है कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध है उनका हम केवल बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही करें, और ऐसे लोग जिनके पास संभावना है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए ही हमने कुछ प्रावधान रखे हुए हैं अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका। लेकिन लगातार प्रयास ये है कि वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर वो ऑनलाइन वेरीफाइबल नहीं है तो इसका मतलब फिर संभावना बनी रहेगी कि वो गलती होगी उसमें। तो एनरोलमेंट में भी और अपडेट में भी अब हम धीरे धीरे प्रक्रिया को ऐसा बना रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करें वो ऑनलाइन वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट सबमिट कर रहे हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, आप सीबीएसई की मार्कशीट सबमिट कर रहे हैं कर सकते हैं, पैन है, मनरेगा जॉब कार्ड्स हैं, तो इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो हम ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी सारे के सारे ऑनलाइन वेरीफाइबल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि आप इनको ऑनलाइन वेरीफाइबल बनाइए। अच्छा, इसके अलावा फेस ऑथेंटिकेशन भी मैं देख रहा था काफी तेजी से पिकअप कर रहा है, 20 करोड़ के आसपास ऑथेंटिकेशन हो चुके हैं। क्या प्रोसेस है इसके पीछे? मतलब अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि क्या इसका मिसयूज हो सकता है किसी तरह से फेस ऑथेंटिकेशन का, या एक लाइव आदमी जब बैठेगा उसी तरह से होगा ये? हाँ, फेस ऑथेंटिकेशन जो है ये प्रक्रिया को आसान बनाता है, और उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि जब भी आप फेस के स्थान पर कोई और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट या आइरिस, तो इसका अर्थ ये है कि आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां इनकी डिवाइस उपलब्ध होगी। क्योंकि कोई आदमी फिंगरप्रिंट की डिवाइस या आइरिस की डिवाइस घर पे नहीं रखेगा, सामान्यतः नहीं रखेगा, तो जहां सेंटर होगा वहां जाना पड़ेगा आपको। जबकि फेस ऑथेंटिकेशन का फायदा ये है कि ये किसी भी मोबाइल डिवाइस पर या किसी भी लैपटॉप या टैबलेट जो है डिवाइसेस हैं उस पर जो है काम कर सकता है, और इसलिए इसको इसी के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन दी जा सकती हैं जो फिंगरप्रिंट में या आइरिस में संभव नहीं है। और इसमें एडिशनल डिवाइस भी नहीं चाहिए, उसमें एडिशनल डिवाइस भी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी एंटिटीज जो है इस पे शिफ्ट कर रही हैं। फिंगरप्रिंट के प्रारंभिक इस्तेमाल के समय हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोग गमी फिंगर्स, रबड़ से दूसरों के इंप्रेशन लगा के उसका दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए एक डिवाइसेस जो हमारी आती हैं इनकी, उनका हमने सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू किया। पहले उनको L0 डिवाइसेस था, अब वो L1 डिवाइसेस हो गई हैं, और उनको अपग्रेड किया गया है जिससे कि हम ये चेक कर सकें कि वास्तव जो फिंगर लगाई जा रही है वो वास्तव में जीवित व्यक्ति की फिंगर है और उसी टाइम रखी जा रही है। यानी कि अब डिवाइसेस ऐसी हैं कि जो जैसी फिंगर रखी जाती है
तो वो अंदर से कैमरा के माध्यम से ये चेक करते हैं कि ये एक्चुअली जीवित व्यक्ति की फिंगर है या किसी रबड़ से बनाई गई है। वही प्रक्रिया हमें यहाँ भी करनी होगी। अभी तक हमने जो सिस्टम विकसित किए हैं ठीक चल रहे हैं, सफलतापूर्वक चल रहे हैं, परंतु जैसे जैसे किसी भी सुविधा का उपयोग बढ़ता है तो हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको हैक करने की कोशिश करेंगे, उसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने कई स्टार्टअप्स के साथ में अभी से ही काम करना शुरू किया, इस पर रिसर्च करना शुरू किया है कि कैसे लोग इसको बाईपास कर पाएंगे और कैसे हमको अभी से ही इसको सुरक्षित बनाना चाहिए। ये काम प्रारंभ होगा। लोग एक कदम आगे रहते हैं, आपको उनसे एक कदम आगे रहना है, जो भी हैकर्स है या जो भी स्कैमर है। हाँ, ये कैट एंड माउस गेम है। कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, वो आगे निकलेंगे कि हम आगे निकलेंगे, ये बराबर में हमें चलना होगा। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो दुरुपयोग होगा और ये स्वीकार नहीं है। मतलब इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को, इसलिए हमें इसे सुरक्षित बनाना ही होगा। अगर मैं बच्चों के आधार अपडेट की बात करूँ, आपने कहा कि स्कूल्स के अंदर कैंप लगाएंगे, किस तरह का इनिशिएटिव आप लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स अपडेट्स हो जाएं या जो जिनके आधार अभी नहीं बने हैं उनके आधार बन जाए? जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका जब एनरोलमेंट होता है तो उनके बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि उनके जो फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और चेहरा जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं, हम ये कह सकते हैं। 5 वर्ष की आयु में आने के बाद जो है पहली बार हम उनके बायोमेट्रिक्स लेते हैं। आधार की जो यूनिकनेस है वो इस पर आधारित है कि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फेस ये यूनिक होते हैं। इसी सिद्धांत पर जो है एक यूनिक आईडी बनती है। अगर हमारे पास ये होगा नहीं तो इसका मतलब है डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे सिस्टम में बायोमेट्रिक्स होने चाहिए। तो 5 साल से 7 साल की आयु के बीच में पहली बार जो बायोमेट्रिक्स लेते हैं उनको हम कहते हैं मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक्स देने, उसको MBU 1 कहते हैं। और ये फ्री भी होता है, इसलिए चार्ज नहीं करते हैं। 7 से 15 वर्ष की उम्र में इस पे चार्ज लगता है और फिर 15 से 17 में जाके एक बार दोबारा बायोमेट्रिक्स देने होते हैं, वो अनिवार्य हैं फिर से। इसे मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स 2 कहते हैं, वो भी फ्री होता है। उद्देश्य ये है कि जब बाद में कभी भी किसी को अगर ऑथेंटिकेशन करना है बायोमेट्रिक, तो हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, अदरवाइज वो फेल होगा और सुविधाएं नहीं मिलेंगी और जो हमारे आधार नंबर होल्डर हैं उनको असुविधा होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा डेटाबेस सही रहना चाहिए। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एनरोलमेंट तो 5 साल से पहले करा लिया लेकिन वापस आके बायोमेट्रिक्स दिए नहीं, तो हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका समाधान ये है कि स्कूलों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन मंत्रालय का एक एप्लीकेशन है UDISE के नाम से। UDISE में भी आधार इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है और हमारे पास भी आधार नंबर इन्फॉर्मेशन है। दोनों से मैच करके हम लोग ये चिन्हित कर पाए हैं कि स्कूलों में कौन कौन से वो बच्चे हैं जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ। तो अब बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच के साथ में बायोमेट्रिक कैंप्स लगाए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लगभग 1 साल में इन सभी छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगे। अच्छा, एक लोगों का एक बड़ा सवाल है कि आपने फिंगरप्रिंट्स ले लिए, आपने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया, आपने आइरिस ले लिया, लेकिन आपने एड्रेस प्रूफ वगैरह ले लिया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले लिया, लेकिन अभी तक इसको सिटीजन का प्रूफ जो है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है? जो आधार का अधिनियम है उसमें धारणा ही नहीं रखी गई कि ये सिटीजन आधारित होगा। अगर आप आधार एक्ट का सेक्शन 9, धारा 9 है आधार अधिनियम की, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सिटीजनशिप से नहीं कनेक्टेड है। जो परिभाषा रखी गई है वहाँ पे वो है शब्द रेजिडेंट, और रेजिडेंट को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले 12 महीने के दौरान भारतवर्ष में 182 दिन या उससे अधिक का समय बिताया है, वो व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा और वो आधार प्राप्त करने का अधिकारी होगा, वो उसे मिल सकेगा, एलिजिबल हो जाएगा, वो उसकी अर्हता हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो विदेशों से आके यहाँ पे काम करते हैं, अन्य देशों से आके यहाँ की इंडस्ट्री में काम करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो उन सबको आधार मिल सकता है। और लेकिन उनका आधार थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे हम फॉरेनर आधार कहते हैं, और जो भारतीय हैं उनका आधार डिफरेंट होता है, बट उनको आधार मिल सकता है। इसलिए ये नागरिकता से जुड़ा हुआ अभिलेख नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आधार के ऑथेंटिकेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए आपको चाहिए, तो आपका सिस्टम पूरी तरह से तैयार है इतने जो ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि औसतन हम
9 करोड़ ऑथेंटिकेशंस पर डे करते हैं। ओके। ऐसा भी समय आया है जब हमने एक दिन में लगभग 13.8 करोड़ ऑथेंटिकेशंस किए हैं। तो हमारे सिस्टम ने उस लोड को हैंडल किया है। पर हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको बढ़ाएं, इसकी क्षमता को बढ़ाएं, और अभी हम जो औसतन 10 करोड़ की बात करते हैं उसे बढ़ा के 20 करोड़ ऑथेंटिकेशन प्रतिदिन तक अपनी क्षमता को विकसित कर रहे हैं। और अगर किसी कारणवश हमारे पास और लोड आता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन टिकट का लोड आता है, या हमारे पास नए कोऑपरेटिव बैंक हैं उनका लोड आता है, जैसे जैसे ऑथेंटिकेशन बढ़ेगा हम इसे और अधिक विकसित करेंगे ताकि जितनी भी आवश्यकता है हम उनको पूरा कर सकें और फेलियर ना हो। जैसे कि 1 अक्टूबर से रेलवे का शुरू हो रहा है ऑथेंटिकेशन, तो आप हैंडल कर लेंगे? हमने उसको पहले से ही उसके लिए तैयारी कर ली है और उसको जिसकी क्षमता चाहिए थी उसको बढ़ा लिया। अच्छा, और डीएक्टिवेशन की मैं बात करूं, अभी आपने प्रोसेस शुरू की है कि जो आधार, जो डिजीज लोग हैं उनकी जो आधार है उनको डीएक्टिवेट किया जाए। किस तरह से प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी का भी आधार डाल दे और उसका कैंसिलेशन हो जाए? नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके आधार का दुरुपयोग न हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसका आधार डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ वो मान लीजिए उसका अकाउंट है और किसी के हाथ में उसका आधार मोबाइल लग जाता है तो वो उसके अकाउंट का दुरुपयोग कर सकता है, किसी प्रकार का गलत धन प्राप्त करने के लिए म्यूल अकाउंट के रूप में यूज़ कर सकता है, या और भी संभावनाएं हो सकती हैं। उसके जो लाभ हैं कोई और व्यक्ति लेता रह सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसे डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें अब लगभग 25 राज्य जो है उस पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उस सीआरएस पर हैं। 11 प्रदेश अभी उस पर नहीं है, धीरे धीरे वो भी आएंगे, सभी उस पर आ जाएंगे। तो हमने उनसे संपर्क किया और उनके पास में रजिस्ट्रेशन और बर्थ और डेथ यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है उनके पास में। इसी तरह से जो बाकी 11 स्टेट हैं उनके भी अपने अपने रजिस्ट्रार होते हैं, उन सबके पास ये डाटा होता है और सबसे हमने डाटा प्राप्त किया। और अब तक हम 1 करोड़ 40 लाख आधार जो है वो इस आधार पर डीएक्टिवेट कर चुके हैं कि आधार नंबर होल्डर की मृत्यु हो गई है। अभी हमारे पास और डाटा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो खाद्य विभाग चलाता है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक अकाउंट में मृत्यु की सूचना आती है, कहीं कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड जो हैं कनेक्टेड हैं। तो जहाँ जहाँ से ये संभव हो सकता है कि हमको सूचना मिल सकती है उन जगहों से हम ये प्राप्त करके और उनको भी डीएक्टिवेट करें। हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम लगभग 2 करोड़ आधार जो है डीएक्टिवेट कर पाएंगे। ओके, और अभी आपने एपिक के लिए भी कंसल्टेशन किया कि वोटर आईडी कार्ड को किस तरह से जोड़ा जाए, उसको लेकर के किस तरह से प्रोसेस आपके आगे बढ़ रही है? क्या हम देख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में वोटर आईडी कार्ड और आधार को जोड़ दिया जाए? यूआईडीआई सेवाएं उपलब्ध कराता है। आधार का प्रयोग करना है या नहीं करना है ये उस संस्था का निर्णय होता है, ठीक है। तो हम लोग विभिन्न संस्थाओं के पास जाते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उनको आधार ऑथेंटिकेशन के फायदे के बारे में बताते हैं और फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में बताते हैं। कई सारी संस्थाएं हैं जो उसको अडॉप्ट कर रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ में अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत सारी संस्थाओं ने इसको जो है अडॉप्ट किया है कि अटेंडेंस में इम्पर्सनेशन ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति आके उसकी जगह एग्ज़ाम ना दे जाए। इसी प्रकार से जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन सब में अब तो बल्कि जो गेहूं की खरीद या दाल की खरीद वगैरह है उसमें भी किसानों की पहचान के लिए आधार ऑथेंटिकेशन, इन सुविधाओं का उपयोग बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। जहां तक आधार का उपयोग एपिक में होना है या नहीं होना है इसके संबंध में निर्णय नेचुरली हमारे हाथ में नहीं है, ये भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय होगा और वो ही इस पर विचार करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आपने बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है इसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए कंपनियों को, तो उनको मैंडेटरी है कि डाटा भारत के अंदर ही रखें, डाटा बाहर नहीं ले जा सकते? और जो नया हमारा डीपीडीपी एक्ट लागू हो रहा है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा आधार के ऊपर? तो हमारा जो अपना डेटाबेस है वो यहाँ पे डाटा सेंटर्स जो भारत में ही है, एक बेंगलोर में और एक मानेसर में, उसमें रखे जाते हैं। जो हमारा क्लाउड है वो भी हमने ऑन प्रिम जिसे कहते हैं अपने कैंपस में जो क्लाउड है उसमें कन्वर्ट करके यूज़ किया हुआ है। जितनी भी एंटिटीज़ हैं, रिक्वेस्टिंग एंटिटीज़ कहते हैं आधार की भाषा में, वो जो हमसे डाटा लेते हैं उनके लिए भी शर्त है कि वो जो गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड है या सरकारी क्लाउड है उस पर ही रखें, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। अगर या तो हम ये कहते हैं कि आप आधार नंबर स्टोरी ना करिए,
लेकिन अगर आपको आधार नंबर स्टोर करना है तो आपके पास आधार डाटा वॉल्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। ये शर्तें हमने इसलिए लगाई हैं कि नागरिकों का डाटा सुरक्षित रहे। आमतौर पे कभी कभी ये खबर आती है कि कुछ डाटा, आधार का डाटा लीक हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां तक UIDAI का जो सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी है, उसमें से कभी भी आज तक 2009 से लेकर आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई ब्रीच नहीं हुआ है और नागरिकों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। और आखिरी वही सवाल कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो रहा है, बहुत जल्दी मंत्री जी ने कहा कि रूल्स भी आ जाएंगे 1 अक्टूबर तक, तो आपको लग रहा है उससे कोई आधार के ऊपर असर पड़ेगा उसका? मेरा मानना है कि आधार एक्ट DPDP से ज़्यादा सख्त एक्ट है। मतलब जितने रेस्ट्रिक्शन DPDP में है उससे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आधार एक्ट में पहले से ही लगे हुए हैं। मेरा तो मानना ये है कि इनफैक्ट अगर हम DPDP को अगर लें तो हम आधार की कई चीज़ों को और सुलभ बना सकते हैं अगर हम उसके स्टैंडर्ड पे आते हैं, क्योंकि हम उस स्टैंडर्ड से ऊपर हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें सुलभ नहीं हैं। लेकिन अगर हम समान धरातल पे आ जाएंगे DPDP के साथ में, तो आधार अधिनियम बदलाव करके इसको और सुलभ बनाया जा सकेगा, इसके और अधिक उपयोग हो सकेंगे। CNBC सेवा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आधार के CEO, बता रहे थे कि किस तरह से आधार के गलत इस्तेमाल को रोका जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर आगे भी आपको जब नवंबर दिसंबर तक आपको जो आधार है आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर भी उसमें अपडेट कर सकेंगे। असीम मनचंदा, CNBC सेवा, दिल्ली।